हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नेट एग्ज़ाम के लिए और पीएचडी इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल का एग्जाम्पल है। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आप सबके लिए। एंड नोट, मेंडले, जोटेरो या फिर स्कोपस। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 1 और 4 सही होगा, या 2 और 3, या 1, 2 और 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, रिसर्च क्या होता है, एडिंग सम न्यू नॉलेज टू द प्रीवियस वन। रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हर बार कुछ नई चीज़ों को हम लेके आते हैं। तो जब हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो हमें जो भी प्रीवियस रिसर्च हुए हैं उनको भी बताना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोविड का केस लूँ, जो कोरोना वायरस है, उसके बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि पहले कोविड-19 था, फिर आज के टाइम पे बहुत सारे न्यू वेरिएंट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि आज के टाइम पे 2022 में अगर कोई रिसर्चर जो है रिसर्च करता है कोविड पे, तो वो प्रीवियस जो भी रिसर्चर्स रहे होंगे इस टॉपिक पे, जो भी रिसर्च किया गया होगा उसके बारे में भी अपने रिसर्च के में वो चीज़ें उनको बताएंगे। तो वहाँ पे हम ऐसे ही किसी के रिसर्च या लिटरेरी वर्क को यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें प्रॉपर क्रेडिट देना होता है, यानी हमें एक्नॉलेज करना होता है जिसका भी हमने लिटरेरी वर्क यूज़ किया है, और इसे ही हम रेफरेंसिंग कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेफरेंसिंग क्या होता है। रेफरेंसिंग का मतलब क्या है, गिविंग क्रेडिट, प्रॉपर क्रेडिट हमें देना होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उसे एक तरीके से क्रेडिट दे रहे हैं कि किस रिसर्च स्कॉलर का हमने लिटरेरी वर्क अपने रिसर्च में यूज़ किया है। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर हमने किसी रिसर्च स्कॉलर का रिसर्च पेपर यूज़ किया है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा यूज़ कर लिया है अपने रिसर्च पेपर में या फिर थीसिस में, तो हमें प्रॉपर रेफरेंसिंग करना होता है। ध्यान रखना, अगर हमने किसी का रिसर्च पेपर यूज़ किया है तो वो चीज़ जाएगा रेफरेंसिंग में। और सपोज़ कर लो कि अगर हमने किसी का लिटरेरी वर्क बुक से उठाया है, किसी बुक से हमने कोई डेटा उठाया है, किसी बुक से हमने कोई पैरा उठाया है, तो वो जाता है बिब्लियोग्राफी में। तो रेफरेंसिंग क्या है, क्रेडिट देने का एक तरीका है, ठीक है। और रेफरेंस देने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल क्या है, नथिंग बट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम रेफरेंस देते हैं। एक बार इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम रेफरेंस मैनेजमेंट टूल या रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। कुछ हो सकते हैं कि पेड हो, जिनका एनुअल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, और कुछ फ्री हो सकता है। जैसे फर्स्ट है एंड नोट। एंड नोट क्या है, ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1989 बाय नाइल्स एंड एसोसिएट्स। ठीक है, तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मेंडले है, जो कि ग्रेगर मेंडल के नाम पे बनाया गया था। मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्रेगर मेंडल। ये फाउंड किया गया था इन लंदन इन नवंबर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो फर्स्ट बीटा वर्जन था रिलीज़ किया गया था, वो किया गया था अगस्त 2008 में। 2013 में इसको वापस से परचेज़ कर लिया गया था बाय एकेडमिक पब्लिशर एल्सेवियर। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, मेंडले क्या है, एक रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि ग्रेगर मेंडल के नाम पे पड़ा है। फाउंडेड इन लंदन इन 2007, और फर्स्ट पब्लिक बीटा वर्जन रिलीज़ किया गया था अगस्त 2018 में। उसके बाद मेंडले को परचेस कर लिया गया बाय द एकेडमिक पब्लिशर एल्सेवियर
इन अर्ली 2013, ठीक है। इसके अलावा ज़ोटैरो है। ज़ोटैरो क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ओपन सोर्स है। तो ज़ोटैरो क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा रीड क्यूब पेपर्स, ये यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं। साइविल है, पेपर पाइल है, कुछ एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सा रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स है, तो एंड नोट है, मेंडले है, ज़ोटैरो है, ये तीनों रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। और स्कोपस जो है वो जर्नल है। इसके अलावा भी कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे ABDC, मैं यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल। इसके अलावा आपने देखा होगा UGC केयर लिस्ट। केयर का क्या मतलब है यहाँ पे? कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। कंसोर्टियम का क्या मतलब है? एसोसिएशन। तो स्कोपस, ABDC, UGC केयर लिस्ट, ये जर्नल है। तो स्टार्टिंग के 3 जो है वो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 1, 2 एंड 3 ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर श्रीनिवासन हैज़ एडमिनिस्टर्ड सम ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ for 4 weeks in a group and measured pre and post data for blood glucose level। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मिस्टर श्रीनिवासन जो कि एक रिसर्चर हैं, उन्होंने कोई ड्रग ढूंढा है फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। उन्होंने किसी ग्रुप पे 4 हफ्तों के लिए यानी 1 महीने के लिए वो टेस्ट किया है और उन्होंने प्री और पोस्ट डेटा इकट्ठा किया है। क्या इकट्ठा किया है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी दवा देने से पहले और दवा देने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल उन्होंने मेजर किया है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच स्टैटिस्टिकल टूल विल बी यूज टू एनालाइज डेटा। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए यानी विश्लेषण करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या अनोवा टेस्ट। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की। तो इट इज़ नथिंग बट योर टी टेस्ट, ये आपका टी टेस्ट ही है। टी टेस्ट क्या है? ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी टेस्ट क्या है? ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि आपकी पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन बनाता है कि वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, कि आपका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। टी टेस्ट में क्या होता है? हम मीन को कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयरिंग मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। जब हम मीन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि टी टेस्ट को यूज़ करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। टी टेस्ट को यूज़ करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, उनका आप ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता नहीं होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी अननोन। और सेकंड है आपका सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ आपका स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होने का क्या मतलब है? लेस देन 30। ये 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखना। तो टी टेस्ट क्या है? ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट का क्या मतलब है कि जब हम पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन बनाते हैं कि वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, तो इसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं।
और टी टेस्ट में हम दो मीन्स को कंपेयर करते हैं। दो कंडीशन है, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं होना चाहिए, दूसरा सैम्पल साइज़ स्मॉल होना चाहिए। अब बात करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट की। जब हम प्री एंड पोस्ट इफ़ेक्ट चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम पेयर्ड टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था, रिज़ल्ट ट्रेनिंग का कैसा आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये देखा कि ट्रेनिंग से पहले जो एम्प्लॉयज़ थे वो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 900 यूनिट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग था वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था। तो इसे हम पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। काई स्क्वायर क्या है? ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशंस नहीं बनाते हैं कि वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, या फिर ध्यान रखना कि बहुत ही कम अजम्पशन बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं, तो उसे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जब हम ऑब्जर्व डेटा को एक्सपेक्टेड डेटा के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तब हम वहाँ काई स्क्वायर टेस्ट को रन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम ऑब्जर्व डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड डेटा के साथ तो वहाँ पे हम काई स्क्वायर टेस्ट को रन करते हैं। इसे हम गुडनेस ऑफ फिट के नाम से भी जानते हैं। काई स्क्वायर को हम बोलते हैं टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनोवा टेस्ट। जब हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं ऑफ टू सैम्पल्स तो वहाँ पे हम अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हमने जो ड्रग है उसको टेस्ट किया है और ये देखना चाहते हैं कि ड्रग देने के पहले और बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्टिवनेस देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयर्ड टी टेस्ट, यानी सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिसर्चर शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर गुड रिसर्च प्रपोजल। आपको बताना है कि जब एक रिसर्चर एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहता है तो वो दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस को चुनेगा। एक बार ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। रिसर्च क्वेश्चन शुड बी नोवेल, रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी एथिकल एंड इररेलेवेंट, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड फिजिबल, रिसर्चर शुड कंसीडर ओनली हिज और हर ओन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 3 सही है, या 1, 3 एंड 4 सही है, या फिर 1 एंड 3 सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रिसर्च करना चाहते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, यानी व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। व्हाई इट्स वर्थ रिसर्चिंग, आपको जस्टिफिकेशन देना होता है कि आपने इस रिसर्च टॉपिक को ही क्यों चुना। एंड हाउ यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट इट, आप इस जो रिसर्च टॉपिक है उसको किस तरीके से कंटिन्यू करोगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगाओगे, कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे। ये सब सारी चीज़ें रिसर्च प्रपोजल में आप लिखते हो। आपको सारी चीज़ें बतानी होती हैं जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या होता है? टू कन्विंस योर रिसर्च सुपरवाइज़र, आपको कन्विंस करना होता है अपने टॉपिक के थ्रू अपने सुपरवाइज़र को या रिसर्च कमेटी को या यूनिवर्सिटी को जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हो। आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो रिसर्च है वो सिटेबल है और ये फिजिबल है, या इसको हम कह सकते हैं कि मैनेजेबल है।
सुटेबल का मतलब क्या है? सुटेबल फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, यानी जो डॉक्टरल प्रोग्राम आप करने जा रहे हो, जो पीएचडी करने वाले हो, उसके लिए ये टॉपिक जो है वो सुटेबल। और दूसरा फिजिबल है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है, यानी 3 से 6 साल का टाइम होता है, और आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंट भी कम होता है। तो आपको लिमिटेड रिसोर्स के अंतर्गत उस रिसर्च टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिसर्च प्रपोजल में लिखते हो और अपने जो भी गाइड है, सुपरवाइज़र है, उसे आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि हमारा टॉपिक सूटेबल है और मैनेजेबल है। तो एक अच्छा रिसर्च बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वही यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार वापस से क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट दिया है, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी नॉवेल। नॉवेल का मतलब क्या है? न्यू। रिसर्च इज़ डूइंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया करते हो हर बार रिसर्च में, तो नया तो होना ही चाहिए। दूसरा दिया है, रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी एथिकल एंड इररिलेवेंट। ये नहीं होता है, रिसर्च प्रोटोकॉल एथिकल होता है बट इररिलेवेंट नहीं होता, रेलेवेंट होता है। नेक्स्ट है, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड फिजिबल। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कोई भी आपके रिसर्च वर्क को नहीं पढ़ने वाला। दूसरा फिजिबल, फिजिबल का मतलब डूएबल, आप उसको कर सको। आप कोई ऐसा टॉपिक मत उठा लो कि आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर ही ना पाओ। फिजिबल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है, रिसर्चर शुड कंसीडर ओनली हीज और हर ओन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। ये बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट को ध्यान में रखोगे तो आपके रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई उसको पढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा या किसी और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो कोई भी आपके रिसर्च को नहीं पढ़ने वाला। तो सिर्फ खुद के इंटरेस्ट और बेनिफिट पे हम फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे फर्स्ट और 3 जो है वो करेक्ट है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। प्लेगरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ चीटिंग दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अनदर पर्सनस आइडियाज़, वर्ड्स, डिज़ाइन, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा as one's own in whole or in part with acknowledging the author or obtaining his or her permission. Statement 2 कह रहा है, direct plagiarism occurs when a person neglects to cite their sources or misquote their sources or unintentionally paraphrases structure without attributes. एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड है, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। थर्ड है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और फोर्थ है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक मैं टिप देना चाहता हूँ आप सभी को कि जब भी रिसर्च का क्वेश्चन आए या फिर किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आए तो आंसर करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि आप उस पॉइंट को ढूंढ पाए जहाँ पे आप गलती करने की आपकी पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। क्योंकि जब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया गया है। तो जब हम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम आसानी से उस ट्रिक को फाइंड आउट कर लेते हैं और करेक्ट आंसर हम दे पाते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। तो एक बार क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्लेगिज्म एक तरीके का चीटिंग है जिसमें हम किसी दूसरे पर्सन्स के आइडिया को, वर्ड्स को या आर्ट को हम चुरा लेते हैं अपने जो लिटरेरी वर्क है उसमें, अपने रिसर्च पेपर में, अपने थीसिस में हम किसी और के वर्क को यूज़ कर लेते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग। प्लेगिज्म क्या होता है? एक टर्म याद रखना, विदाउट एक्नॉलेजिंग द ऑथर। प्लेगरिज्म क्या होता है? जब हम किसी दूसरे रिसर्च स्कॉलर का जो लिटरेरी वर्क होता है वो अपने रिसर्च पेपर में या फिर थीसिस में हम यूज़ कर लेते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग देम। हम बिना उन्हें एक्नॉलेज किए, बिना उन्हें प्रॉपर रेफरेंसिंग दिए, बिना प्रॉपर साइटेशन के जब हम उनका वर्क यूज़ कर लेते हैं तो उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। 1990 से पहले जितने भी स्कॉलर्स थे वहाँ पे जो प्लेगरिज्म था वो आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि उतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं था। आज के टाइम पे आप देखो टर्निटिन है या फिर आज के टाइम पे डुप्ली चेकर है,
या बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं जिसके मदद से आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने किसी का रिसर्च वर्क यूज़ किया है या नहीं किया है। तो आज के टाइम पे प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आप प्लेगरिज्म कर नहीं सकते, मेरे ख्याल से अराउंड 9% अलाउड होता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेगरिज्म एक तरीके का चीटिंग है जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन का जो लिटरेरी वर्क है वो यूज़ करते हो, लेकिन विदाउट एक्नॉलेजिंग देम। ध्यान रखना कि आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, आप उसको प्रॉपर रेफरेंस नहीं देते हो, तभी प्लेगरिज्म होगा। क्योंकि अगर आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया तो वो प्लेगरिज्म के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। डायरेक्ट प्लेगरिज्म ऑकर्स व्हेन अ पर्सन नेग्लेक्ट टू साइट देयर सोर्सेज। देखिए, ये डायरेक्ट प्लेगरिज्म नहीं है, इसे हम बोलते हैं एक्सीडेंटल। इसे हम बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है कि जब आपने किसी दूसरे पर्सन का जो वर्क है वो यूज़ कर लिया है, बट आपने नेग्लेक्ट कर दिया, आपने उसको साइट नहीं किया, या फिर मिस कोड कर दिया, यानी आपने ए का यूज़ किया था और आपने बी को कोड कर दिया, या फिर अनइंटेंशनली आपने बिना इंटेंशन के पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेज का क्या मतलब है? जैसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा है, आपने देखा होगा। तो पैराफ्रेज का क्या मतलब है कि हम कुछ शब्दों को चेंज करके सेम चीज़ को दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अनइंटेंशनली पैराफ्रेज कर देते हैं विदाउट एट्रीब्यूशन, तो उसे हम एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। ध्यान रखना कि एक्सीडेंटल जो प्लेगरिज्म होता है वो अनइंटेंशनली होता है। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म क्या होता है? डायरेक्ट प्लेगरिज्म जो है वो इंटेंशनली होता है। ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट जो प्लेगरिज्म होता है वो इंटेंशनली होता है। इंटेंशनली का क्या मतलब है कि आप जानबूझ के वो काम कर रहे हो। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म का क्या मतलब है? जब आप किसी के लिटरेरी वर्क को हूबहू कॉपी कर लेते हो, एकदम कॉपी कर लेते हो, या इसे हम बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब आप किसी दूसरे रिसर्चर का हूबहू जो कंटेंट है वो कॉपी कर लेते हो तो उसे हम डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहते हैं, और वो इंटेंशनली किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म इंटेंशनली होता है और एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज़ नीडेड। हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है कि हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू क्यों कर दें। ऑप्शंस देखते हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड वर्ड काउंट, इट हेल्प इन नॉन रिलेटेड डिसिप्लिन, टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इट डज़ नॉट प्रोवाइड रेफरेंसेस। आपको लिटरेचर रिव्यू पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या है? एक तरीके का ओवरव्यू है। ओवरव्यू ऑफ व्हाट? ओवरव्यू ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क। जो भी प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क, जो भी पहले पब्लिश्ड वर्क किए गए, जो पहले से पब्लिश किए गए हैं, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च वर्क किया है, अगर हम उसको ओवरव्यू कर रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं कि अभी तक क्या रिसर्च हुआ है, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने का 2 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला तो ये कि हमें ये पता करना है कि अभी तक क्या क्या हो चुका है, और दूसरा रिसर्च गैप फाइंड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मार्केटिंग का एक टर्म लूँ, मैसेज मार्केटिंग, जिसके ऊपर डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत रिसर्च हुआ है बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कम रिसर्च हुआ है। जैसे मैसेज मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च किया है बाय डॉक्टर जस्टिन पॉल। डॉक्टर जस्टिन पॉल ने मैसेज मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारा किया हुआ। 2015 से 2022 तक उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए, लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया है वो बेस्ड हैं डेवलप्ड कंट्री पे।
तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे जस्टिन पॉल के जो भी रिसर्च पेपर है, तो उनसे आपको ये पता चलेगा कि अभी तक कहाँ तक रिसर्च हुई है और रिसर्च गैप क्या है। जब तक आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करोगे तब तक आपको रिसर्च गैप भी नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे मैंने लिटरेचर रिव्यू किया और मुझे ये पता चल गया कि डेवलप्ड कंट्री में तो अभी तक हुआ था, बट डेवलपिंग कंट्री में अभी भी ये नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे एक स्कोप है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था वाई रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज़ नीडेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग भी बहुत टॉपिक हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, प्राइसिंग हो गया, या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गए, या फिर एडवर्टीज़मेंट है, या बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस एरिया पे आप काम करना चाहते हो, जो आपका डोमेन है, जैसे मार्केटिंग मेरा डोमेन है, तो अगर मैं ये देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मार्केटिंग के कहाँ तक रिसर्च हुई है, तो वो करने के लिए मुझे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।